अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री प्रोफेसर मोहम्मद असदुल्ला। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उनकी डेंसिटी क्या है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये सारी बातें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हम कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि एटॉमिक रेडियस है, यानी कि साइज ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का जो साइज है वो उसका ट्रेंड क्या है, टॉप टू बॉटम वो क्या करता है, क्या साइज डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, हम ये सारी बातें करेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस, बेसिकली आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो जो है वो क्या होगा, बेसिकली आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। और आपको पता है ना, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इसके 2 शेल्स हैं, अगर मैं जो है वो बात करूं नेक्स्ट मैग्नीशियम की तो 3 शेल हैं, कैल्शियम की बात करूं तो 4 हैं, स्ट्रोंशियम की बात करूं तो 5 शेल्स हैं, एंड सो ऑन। तो जो हम टॉप टू बॉटम मूव करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से एटॉमिक रेडियाई भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर आ जाता है जी शील्डिंग इफेक्ट। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं यानी बेरिलियम में, तो इसके इनर शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो इसके इस इनर शेल में 2 और इसमें 8, यानी टोटल इनर शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो बेसिकली तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। जैसा कि सबसे पहला हमने कहा था, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ शेल, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, और तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां पर अगर मैं कुछ वैल्यूज आपके सामने रखूं एटॉमिक रेडियस की, तो आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम जो मैं नीचे आ रहा हूं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है बेरिलियम 89, मेरे पास आ जाता है मैग्नीशियम 136, मेरे पास आ जाता है कैल्शियम 174, एंड सो ऑन। जो हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगली बात करेंगे जी आयोनिक रेडियस की। आयोनिक रेडियस की अगर बात करूं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इसके भी यही सारे के सारे फैक्टर्स हैं, यही सारे के सारे, यानी कि आयोनिक रेडियस भी जो है, बेसिकली आयोनिक रेडियस क्या होता है, जब कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल जब वो आयोन की फॉर्म में हो, यानी वो डाई पॉजिटिव आयोन की फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको उसका आयोनिक रेडियाई कंसीडर करते हैं। तो यानी कि चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इस वजह से आयोनिक रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज के आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शंस। क्लियर है जी। इसके बाद हमारे पास आता है जी मेल्टिंग पॉइंट। हम जो है वो अगली बात करेंगे आयोनिक रेडियस के बाद मेल्टिंग पॉइंट की। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज का पिघलना, ठीक है, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जितना मेटालिक बॉन्ड मजबूत, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब उस चीज का पिघलना उतना ही मुश्किल है। तो जितना जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि उतना मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड सर किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के डायरेक्ट रिलेशन में, एंड चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। यानी मेरे कहने का मतलब है इज इक्वल टू चार्ज टू साइज रेशियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड,
is directly proportional to charge density and charge density is directly proportional to the charge and inversely proportional to the size. अच्छा प्यारे बच्चों, अब ये ट्रेंड तो आप खुद ही बना सकते हो ना। अभी हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या करता है, बताएं जरा। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे थे। अच्छा जी, साइज इंक्रीज करेगा यानी कि इसका मतलब है ये बढ़ रहा है, ये क्या करेगा, कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना, अगर वो कम हो रहा है तो ये डायरेक्ट रिलेशन में ये भी कम हो जाएगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि टॉप टू बॉटम जो हम मूव करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। खैर अभी तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, आइए जी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जी मेल्टिंग पॉइंट है, आपके पास बेरिलियम का 2970, मैग्नीशियम का यहां पे 1107, कैल्शियम का आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है 649 और फिर आ जाता है 839, और स्ट्रोंशियम का 769 एंड सो ऑन। अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट पे जरा सा गौर करूं, सर आपने तो कहा था कि साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहे होंगे, मेटेलिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि यहां पर कुछ वेरिएशंस मुझे नजर आ रही हैं यहां पर, यानी कि कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए था एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। कैल्शियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, जबकि जो है वो आपके पास मैग्नीशियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। बात को समझे जरा, हम कह रहे हैं कि साइज जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज हमारे जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है यानी चार्ज डेंसिटी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है ना, ये बढ़ेगा ये कम होगी, ये कम होगी तो ऑब्वियसली ये भी कम होगा, और ये कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट को कम होना चाहिए था, लेकिन सर मैग्नीशियम का जो है वो कम है, कैल्शियम का जो है वो ज्यादा है, ऐसा कैसे मुमकिन है। बेसिकली प्यारे बच्चों ऐसा होता है ड्यू टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये बात पॉसिबल होती है। बेसिकली हमारे पास ये जो पहले दो हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखते हैं, जबकि जो हमारे पास कैल्शियम है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। क्योंकि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है और ये वाला फेस सेंटर्ड क्यूबिक होने की वजह से अरेंजमेंट ऑफ एटम जरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, और जब मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस मेल्टिंग पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं एंड सो ऑन। आगे हमारे पास आ जाता है जी हीट ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा हीट ऑफ हाइड्रेशन, आपको तो ये तो बात आपको याद हो जानी चाहिए ना, पहले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी के जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, और चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अच्छा आप मुझे बताएं ना, अभी हमने पहली बात की टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, बढ़ता है। सर पक्की बात है, वजह सर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, सर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम कांस्टेंट रहता है। सर ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके पास साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा बेटे साइज इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सर अगर साइज बढ़ रहा है ना तो इसका मतलब है चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। वजह सर इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन में उल्ट चलते हैं, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा। अच्छा बेटे अगर चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। वजह क्या होगी बेटा, सर बेसिकली क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाती है, बिकॉज दे हैव डायरेक्ट रिलेशन विद चार्ज डेंसिटी। तो चूंकि हमने ये सारा का सारा ट्रेंड पढ़ा, तो हम यहां पर अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज को देखें तो हाइड्रेशन एनर्जी देखें जी 2337 किलोजूल पर मोल, 1897 किलोजूल पर मोल, 1619, और ये टॉप टू बॉटम एज इट इज रिड्यूस करें, यानी इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की।
बॉइलिंग पॉइंट, द पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। जब वेपर प्रेशर और किसी भी चीज के जो वेपर्स बनते हैं, जब उनका प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बराबर आ जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम ये भी डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक स्ट्रेंथ, ठीक है, या स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, अगर मैं टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूं, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होती है? चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी ना, चार्ज डेंसिटी कम से स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड कम, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आइए जरा देखते हैं, यहां पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट 2970, 1107, 1484, 1384 और 1640। अच्छा, अगर मैं यहां पे देखूं, सर आप तो कह रहे थे कि टॉप टू बॉटम ये होगा कि ये कम होंगे, लेकिन हमें कुछ वेरिएशन नजर आई है। क्या वेरिएशन बेटे नजर आई है? सर यहां पे देखें, ये कैल्शियम और ये रहा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम होना चाहिए था कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है और कैल्शियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बेसिकली ड्यू टू डी ऑर्बिटल हुआ। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है? डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाती है। क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, किस वजह से? ड्यू टू डी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट, डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ये स्ट्रेंथ मजबूत होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे आ जाता है जी, हमारे पास अगली बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a gaseous isolated atom। किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो जो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, और होता भी ऐसा ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाते हुए कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर साइज बड़ा हो रहा होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे होते हैं। जब चीज न्यूक्लियस से दूर हो रही होगी, इसका मतलब है न्यूक्लियस का उसके ऊपर होल्ड क्या हो रहा होगा? कम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के इसके ऊपर होल्ड क्या है? ज्यादा। अगर यहां पर है तो ये न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से न्यूक्लियस के इसके ऊपर होल्ड क्या हो गया? कम हो गया। इसी तरह से चूंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। टॉप टू बॉटम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो कांस्टेंट रहता है। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का उस पर जो फर्क पड़ना होता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, वो नहीं पड़ता। अगली बात है जी शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है ना, टॉप टू बॉटम इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है। चूंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, दीज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे हम अगर देखते हैं तो यहां से आप देखेंगे सारी की सारी आयोनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड कम हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड चलती है, इसमें कोई वेरिएशन नजर नहीं आती। आगे चलते हैं जी, हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम अगर बात करें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन ये सेम ट्रेंड रखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के ट्रेंड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर मैं यही इसके 3 ट्रेंड्स बना दूं तो यही इसके भी 3 ट्रेंड्स है। क्लियर है जी? इधर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी डिस्कस करते हैं, देखिए टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, तो यानी दोनों की दोनों सेम ट्रेंड्स पे हैं। तीनों बातें, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीनों के फैक्टर सेम है, तीनों के रीजन सेम है, तीनों का ट्रेंड सेम है। These all three decreases from top to bottom due to increase in shielding effect and number of shells, यानी कि atomic size।
आगे बढ़ते हैं जी, डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी बेसिकली आपके पास क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस की, यानी कि जो जो मैस बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पे टॉप टू बॉटम, ये देखिए जी, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहां पर कुछ वेरिएशन आएगी इन दो की, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और ये डेंसिटी में क्यों फर्क पड़ा? ड्यू टू वॉल्यूम की वजह से। और वॉल्यूम में क्यों फर्क पड़ा? ड्यू टू देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फिर यहां पे इसका जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल है, जबकि इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ये थोड़े स्लाइटली जो है थोड़ा खुला खुला होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। ये सारी बातें थी जी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उम्मीद है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।